और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच मुलाकात हुई है। अराक्ची ने पुतिन को मदद के लिए धन्यवाद दिया है। रूस और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी है, कहा अराक्ची ने। ईरान के हित में कदम उठाएंगे, यह भी कहा पुतिन ने। तो जो बात अभी दबे जुबान में कही जा रही थी वो बात अब सामने है। ट्रंप कह रहे थे कि चीन और रूस मदद कर रहे हैं, और देखिए यहां पर रूस को धन्यवाद देने पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। पुतिन से मुलाकात की अब्बास अराक्ची ने, और पुतिन भी कह रहे हैं कि ईरान के हितों की हम रक्षा करेंगे। नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है, और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रूट बंद हो जाएंगे। और इसमें मुस्तफा का तुर्क का इक्का बनेगा कोड BEM। क्या है ये कोड BEM और कैसे ईरान दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को ब्लॉक करने वाला है, सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी ने ईरान की तेल सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के तेल भंडार और जहाज भरे पड़े हैं। ईरान की पाइपलाइनों से तेल नहीं निकल पा रहा है। तेल उत्पादन बंद नहीं हुआ तो 3 दिन में पाइपलाइनें फट जाएंगी। ईरान के पास अभी कई ट्रंप कार्ड बचे हैं जिन्हें चलना बाकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पास मौजूद सभी कार्ड चल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ नहीं लगा। अब ट्रंप के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपनी पोस्ट में बताया है कि कैसे ईरान के पास अभी सारे ट्रंप कार्ड मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रंप कार्ड है SOH यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है। ईरान के पास इसे पूरी तरह से बंद करने का विकल्प है, जबकि अमेरिका तेल रिजर्व के तौर पर अपने पहले कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने बाजार में तेल की कमी ना हो इसके लिए अपने सुरक्षित भंडारों से तेल निकालकर इस्तेमाल किया है। अब उसके पास रिजर्व तेल को भविष्य में निकालने की गुंजाइश कम बची है। ईरान का दूसरा ट्रंप कार्ड BEM यानी बाब अल मंदेब है। ईरान हूती के जरिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। यह कार्ड अभी ईरान के पास सुरक्षित है। वही अमेरिका अपना दूसरा कार्ड भी चल चुका है, जो है तेल की मांग घटाने की कोशिश, ताकि आपूर्ति में कमी ना हो, लेकिन वो भी असफल रहा। ईरान का तीसरा कार्ड है तेल पाइपलाइन, यानी वो क्षेत्र के दूसरे तेल मार्गों को भी ब्लॉक करेगा, एशिया की सप्लाई भी ठप करेगा। ये कार्ड चलना भी अभी बाकी है, जबकि कालिबाफ की माने तो अमेरिका के पास तीसरा कोई कार्ड नहीं बचा है जो वो ईरान के खिलाफ चल सके। मेडागास्कर में अक्टूबर 2025 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। यहाँ की सत्ता सैन्य संगठन जुंटा की अंतरिम सरकार चला रही है। कर्नल माइकल रादरियानिरीना अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति हैं। इनके रूस से बेहद मजबूत रिश्ते हैं। रूस ने मेडागास्कर को हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइलें उपहार के तौर पर दी। रादरियानिरीना ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा भी रूस का किया था। ऐसा करने वाले वो मेडागास्कर के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मेडागास्कर सरकार की प्राथमिकता फ्रांस होती थी। और लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से बाब अल मंदेब के जरिए कार्गो शिप अदन की खाड़ी तक पहुंचते हैं। यहां से जहाज मध्य पूर्व में मौजूद देशों तक जाते हैं, जिसके लिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्मुज को ईरान पहली बार ही बंद कर चुका है। अब ईरान हूती के जरिए बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यूरोप का एशिया से समुद्री संपर्क भी कट जाएगा। इन हालात में एक विकल्प बचता है जो केप ऑफ गुड होप से होकर जाता है। इसमें यूरोप से जहाज उत्तरी अटलांटिक पार कर अफ्रीका के पास से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेंगे। फिर यहां से मेडागास्कर के पास से होते हुए एशिया पहुंचना होगा। लेकिन यह ईरान, रूस और मेडागास्कर की मदद से इस वैकल्पिक मार्ग को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंदेब और केप ऑफ गुड होप, दुनिया के ये सभी अहम समुद्री मार्ग ब्लॉक हो जाएंगे। यूरोप, अरब और एशिया के बीच व्यापार ठप हो जाएगा और स्थिति हाहाकार जैसी पैदा हो जाएगी। सोमालिया को अफ्रीका का हॉर्न यानी सींग कहा जाता है। यह अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच मौजूद है। बाब अल मंदेब पार करने वाले जहाज इसी के पास से गुजरते हैं। दक्षिणी सोमालिया के बड़े हिस्से में अल शबाब विद्रोही गुट का कब्जा है।
ईरान हूती के जरिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई जहाज किसी तरह इस नाकेबंदी को तोड़ भी देगा तो सोमालिया में एक्टिव अल शबाब गुट से नहीं बच सकेगा। दरअसल अल शबाब एक सुन्नी गुट है, जबकि ईरान एक शिया मुल्क। इसका ईरान से वैचारिक मतभेद रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान हूती के जरिए इसे हथियार भेजता है। अल शबाब सोमालिया से अवैध रूप से यूरेनियम और कोयले की तस्करी करता है, जिसके खरीदार के रूप में ईरान का नाम कई बार सामने आ चुका है। और अरब के रेगिस्तान में परमाणु महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। वार्ता के तमाम रास्ते फेल होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइनल प्रहार की तैयारी में। सिचुएशन रूम में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। बंकर बस्टर बमों के नाकाम होने के बाद अमेरिका पहली बार अपनी घातक रोबो आर्मी को मैदान में उतारने का ब्लूप्रिंट बना रहा है। मकसद साफ है, ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना और होर्मुज की घेराबंदी तोड़ना। क्या ट्रंप का यह दांव गेम चेंजर साबित होगा या ईरान के काउंटर अटैक से पूरे मध्य पूर्व में महाविनाश आरंभ हो जाएगा? इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहला विकल्प है फिर से वार्ता की कोशिश की जाए। दूसरा विकल्प है युद्ध विराम को लंबा खींचा जाए। तीसरा विकल्प है ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाए। ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका जल्द ही स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए सिचुएशन रूम में एक सीक्रेट मीटिंग होनी है। ट्रंप मीटिंग में ईरान के भविष्य पर फैसला करेंगे। मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य और अमेरिकी सेना के कमांडर शामिल होंगे। सबसे अहम मुद्दा होगा कि कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जाए। पेंटागन रोबो आर्मी को ऑपरेशन यूरेनियम के लिए लगा सकता है। ईरान में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है, जिसे काफी दूर कमांड रूम से ऑपरेट किया जाएगा। 450 किलो यूरेनियम पर यूएस की नजर है, जिस पर वो कब्जा करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए जो प्लान है उसके मुताबिक परमाणु ठिकानों पर रोबो फोर्स पहुंचेगी और वहां अपने मिशन पर काम शुरू कर सकती है। रोबोट की फौज टनल पैसेज तक पहुंचाएंगे और सबसे पहला टास्क वहां से मलबा हटाना है, जहां यूरेनियम दबा हुआ है। मिशन के अगले हिस्से में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रोबोट घुसेंगे और अंदर पहुंचते ही यूरेनियम सिलेंडर को कब्जे में लेंगे, जिसमें 450 किलो संवर्धित यूरेनियम हो सकता है। इसके बाद यूरेनियम को बाहर निकालने का जिम्मा भी उन्हीं के पास है। रोबो फोर्स को इसलिए लगाया गया है कि उन पर बंकर बस्टर का भी असर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका मलबा हटाने में एक बार फिर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में रोबोट पर रेडियोधर्मी रिसाव का भी खतरा नहीं है। खास बात यह कि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ तो भी जोखिम नहीं है। रोबो सोल्जर को वही दफन करके सबूत भी मिटा देगा अमेरिका। और ईरान के हमले से इजरायल में बड़ा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि वो डिमोना टाउन पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है, जिससे इजरायल के नेगेव एटमी सेंटर की दूरी 13 किलोमीटर है। डिमोना की आबादी 40,000 है। इसी दौरान नेगेव एटमी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर पड़ने वाला अराद टाउन भी टारगेट पर है, जिसकी आबादी 30,000 है। अब एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। अराद टाउन, जिसकी आबादी 30,000 है, यहां भी खतरा है, और अगर रेडिएशन फैला तो फिर खतरा सब पर आएगा। एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो रेडिएशन फैलने का खतरा है, क्योंकि ईरान दोनों टाउन पर हमला कर सकता है। इस हमले से रेडिएशन फैलने का डर है। एटमी प्लांट से 30 से 40 किलोमीटर दूर तक रेडिएशन फैल सकता है। दोनों टाउन तक रेडिएशन पहुंच सकता है, जहां रहने वाले 70,000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है।